Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले एक हफ्ते से यूपी के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, हड़कंप मचा हुआ था। एक ऐसे हालात बनते दिख रहे थे जिसमें लग रहा था कि यूपी की सरकार शायद अस्थायी रूप से टूट सकती है, ख़त्म हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक हफ्ते के जो सीरियल चला, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, जो बागी नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में साजिश रचने वाले नेता दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से फिर दिल्ली, इस तरीके से जो आना जाना लगा रहा, अब उस पर पटाक्षेप हो गया है। ये साफ कर दिया गया है कि अब दिल्ली और लखनऊ के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। हाँ, जो नेता, जो साजिश करता, जो लोग एंटी योगी कहा जा सकता है और सरकार में शामिल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वापस लखनऊ भेज दिया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने आदित्यनाथ योगी के खिलाफ में जो आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ में जो बातें कहीं, उससे साफ लग रहा था कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कुछ न कुछ फाइनल होने वाला है। केंद्र सरकार और साथ में केंद्रीय नेतृत्व भाजपा, वो मोदी हों, नड्डा हों, शाह हों, उन सब ने मंत्रणा करके ये तय कर लिया कि फ़िलहाल यूपी सरकार में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के। ये कहा जा सकता है कि उनके लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। ना वो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। एक शेर है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं या खाक बनकर बिखर जाऊं। उनके लिए हालात ऐसे हो गए हैं। सांप छछूंदर की सी स्थिति हो गई है। ना वो योगी के साथ रह सकते हैं और ना योगी को हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि केशव प्रसाद मौर्य की जो साख थी, उस पर भारी कमी दिख रही है। उन्हें जो लगा था कि केंद्र से, दिल्ली दरबार से उनके पक्ष में कुछ ना कुछ फ़ायदे वाली बात कही जाएगी, लेकिन दिल्ली दरबार भी इस बात को लेकर कतई तैयार नहीं है कि ऐसे मौके पे जब 10 विधानसभा उप विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर एक बदलाव करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी जा सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 2021 से दिल्ली दरबार यानी प्रधानमंत्री मोदी और शाह ये चाहते हैं और चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से योगी को उत्तर प्रदेश से शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसे हालात में शिफ्ट किया जाए, इसके लिए वो भी तैयार नहीं है। क्योंकि हालात ये है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को इतनी भारी झटका लगा है जिससे कि वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और न केवल यूपी में बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा जैसे प्रदेशों में भी भाजपा को स्थानीय लोगों ने नकार दिया है। कारण ये है कि जो जनता के जो मुद्दे हैं, जन सरोकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, शिक्षा हो गई, किसानों के मुद्दे हो गए, इन सब बातों को भाजपा सरकार मानती ही नहीं है। पेट्रोल डीजल में दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का उस तरफ कभी ध्यान नहीं रहा। महंगाई आसमान पे पहुंच गई है। सब्जियां
25 रुपए पाव से कम की कोई सब्जी नहीं है। ऐसे में उन लोगों का क्या होता होगा जो बेचारे रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। सरसों का तेल 150 रुपए किलो से कम नहीं है, वो भी शुद्ध हो या उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी ही आग पिछले कम से कम 1-1.5 साल से लगी हुई है कि रिफाइंड जो कभी आता था 70-80 रुपए का पैकेट, अब वो सीधे 140-130 में हो गया है। हर चीज़ के दाम दुगने हो गए हैं। दालों में आग लगी हुई है, 100 रुपए किलो से कम की कोई दाल नहीं। ये जनरल आइडिया है, लेकिन मार्केट में जाइए तो 150 रुपए किलो, 250 रुपए किलो के दाल के। इन सब बातों से केंद्र सरकार कोई भी वास्ता नहीं रखती है। उनके लिए कहना है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में मोटरसाइकिलें हैं, टीवी हैं, फ्रिज हैं, ये सब खरीदा जा रहा है, तो कौन गरीब है? जेवरों की दुकानों में भीड़ लगी रहती है, लेकिन कोई भी ये नहीं मानने को तैयार है वो लोग कि देश में महंगाई बढ़ी हुई है। बल्कि केंद्र सरकार का तो दावा है कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को महंगाई से, गरीबी से ऊपर ले आए हैं। उनके लिए यही तर्क है कि हर आदमी मोबाइल पे है, हर आदमी की जेब में एंड्रॉयड फ़ोन है। इन सब चीज़ों से गरीबी देश में कहीं नहीं है, ये बात सरकार तर्क देती है। अब बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य जब 2017 में चुनाव होने थे उससे 1 साल पहले स्वतंत्र देव सिंह को हटाकर उनको प्रदेश की कमान दी गई थी, और उनको इसलिए कमान दी। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश। मैं सबसे पहले तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016 में 12-13 जून को यही लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, और उस समय हमारे अध्यक्ष ने जो राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए जिन बातों के बारे में गौर किया था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समापन भाषण में भी उस बात को कहा था, वह मैं पंक्ति आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। वो पंक्ति यह थी कि बीजेपी इज द पार्टी ऑफ द भारत प्रेजेंट। तुम्हारे लोग हो ना, ये आसमान का आइडिया है। तो अरे हाँ, जो सरकार
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उथल पुथल को लेकर इसी बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है 100 विधायक लाओ और अपनी सरकार बनाओ। ये किस संदर्भ में कहा गया है इस बात को लोग समझ गए हैं। यह संदेश केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए किया गया है। कारण ये है कि उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बिगुल बजाया है बगावत का, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब उनका सरकार के बीच में रहना बड़ा दूभर हो जाएगा। कारण ये है कि उनका जो चरित्र और चाल योगी को समझ में आ गया है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हमारे साथ में हैं। इसीलिए उन्होंने जो अपनी टीम बनाई, 30 लोगों की टीम, 30 मंत्रियों की टीम बनाई, जो कि 10 विधानसभा उपचुनावों में प्रचार प्रसार के साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे। साफ हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य अब असहज ही रहने वाले हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने जो ट्रिप का पत्ता फेंका है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक तरीके से सजेशन भी है केशव प्रसाद मौर्य के लिए, और दूसरी तरफ उनका संदेश यह है कि जितने भी लोग हैं दलित पीड़ित लोग जो पीडीए के संदर्भ में आते हैं उन सबको सही समाज में सही स्थान नहीं मिल पा रहा है। आपको दोस्तों याद होगा कि एक जगह फोटो सेशन चल रहा था तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए कुर्सी नहीं थी, उनको स्टूल पे बैठकर फोटो खिंचानी पड़ी थी। दोस्तों इस तरीके से एक ऐसे ट्वीट करके अखिलेश यादव ने एक नया शिगुफा छेड़ दिया है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे। दोस्तों इतनी आसान बात नहीं है। मालूम है कि जिस तरीके से भाजपा अपने पार्टी छोड़े हुए लोगों को या घटक दल को किस तरीके से बर्बाद करने में तुल जाते हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य उससे बचे रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य तो छोड़िए, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी फाइल बन रही है, ऐसी चर्चा में है। साफ जाहिर है कि भाजपा सिर्फ यूज़ एंड थ्रो करती है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। वही हाल केशव प्रसाद मौर्य का है। वैसे केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता तो था कि यूपी में परिवर्तन हो, लेकिन इस समय वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, क्योंकि 10 सीटों पर बात फंसी हुई है और योगी आदित्यनाथ को अगर हटाते हैं अपनी सीट से तो इन 10 सीटों के साथ साथ आगामी जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी वो करारी मात खाने वाले हैं। साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया उसमें केशव प्रसाद मौर्य एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए गए और उनको साइडलाइन करते हुए उनको समझा दिया कि तुम्हारी बिसात क्या है, तुम केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हो, तुम्हारा वैसे कोई खास वजूद पार्टी। अखिलेश यादव जी आजकल रात में स्वप्न देखते हैं और सुबह उठ करके उस सपने को ट्वीट पर लिख देते हैं। ऑफर के आधार पर सरकारें नहीं बना करती है, सरकार बनती है लोकतंत्र में चुनाव से, जनमत से, और जनमत मिलता है जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़ने से, लगातार उनके बीच निरंतर रहने से, उनकी समस्याओं के समाधान करने से। अखिलेश यादव जी को बात समझनी होगी। वो इस तरह के घिसे पिटे ऑफर लेकर के रात में सपना देखते हैं और अगले दिन इस तरह के ऑफर लेकर के सामने आ जाते हैं। ऐसे ऑफर वो पहले भी देते रहे हैं। ये ऑफर देना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। इन्हीं ऑफरों के आधार पर वो यूपीए की सरकार को कभी समर्थन देते थे, कभी समर्थन वापस लिया करते थे, लेकिन ऑफर का लेन देन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेगा। जब केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ कर रहे थे तब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने 30 लोगों की एक टीम बनाई। उसमें सारे मंत्री और विधायक शामिल किए गए। उसमें उस लिस्ट के अंदर ना तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम था और ना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम था। इससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार अब अपने बल पे काम करेगी, दो डिप्टी सीएम को बिल्कुल नकार देगी। और उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों से कहा कि जहाँ
विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहाँ पर 2-2 रातें आपको रुक कर कैंपिंग करनी है और वहाँ के लोगों को बातचीत करके उनको भाजपा की योजनाओं के बारे में या सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप बताएंगे। इस तरीके से योगी सरकार ने इतना बड़ा जो विचार किया, निर्णय लिया, उससे जो उनके विरोधी खेमे के लोग थे जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और उनके साथ में उनके समर्थक विधायकों को ये लग गया कि अब योगी अपने फुल फॉर्म में हैं और जितना तेज़ी से वो सक्रिय होते हैं उनके निर्णय बदले नहीं जाते। उसी तरीके से योगी ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी साख को दोबारा पाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व के आगे उनकी साख बनेगी। उन्होंने ये प्रण कर लिया है कि 10 उपचुनाव में वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके ये साबित कर देंगे कि योगी सरकार इसमें सबसे श्रेष्ठ सरकार है, अन्य प्रदेशों की से बेहतर प्रदर्शन करेगी। और इसके साथ में उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि अब 2027 की जो चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, उसके लिए अभी से तैयारी कर लेंगे। उसमें जो एनडीए और इंडिया के बीच में जो संघर्ष दिख रहा है उसमें वो इंडिया गठबंधन को सफल नहीं होने देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जनता एक बार को जागरूक हो जाती है तब उसको फिर से बरगलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये साफ हो गया है कि धार्मिक मुद्दों को लेकर जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। उसका जीता जागता नमूना ये है कि अयोध्या में जिस तरीके से वहाँ के बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को जनता ने नकार दिया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता को मंदिर, मस्जिद और धार्मिक आस्था वाले मुद्दे अब नहीं चाहिए। उसी का एक नमूना बद्रीनाथ में भी देखने को मिला। बद्रीनाथ में भी भाजपा का कैंडिडेट हार गया, वहाँ पर कांग्रेस का एक विधायक जीत गया। इस तरीके से साबित हो गया है कि जनता को बेसिक मुद्दों पे बात करनी पसंद है। उनको रोजी रोटी चाहिए, उनको महंगाई जैसी जो समस्या उसका निवारण चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल लगना चाहिए, सामाजिक ताना बाना सुरक्षित रहना चाहिए, कोई भी सांप्रदायिक घटना नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर अब जनता वोट करने जा रही है। इस बात से साफ हो रहा है कि भाजपा को आगे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी।